नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सीलकेआर पोल गांव सुरंग में पिछले 50 घंटे से अधिक समय से 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद है। इन श्रमिकों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल दीपावली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सीलकेआर पोल गांव सुरंग में पिछले 50 घंटे से अधिक समय से 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद है। इन श्रमिकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन रात 3 बजे पहुंची है। इस मशीन को स्थापित करने का काम चल रहा है। श्रमिकों को निकालने के लिए हरिद्वार बहरदाबाद से 900 mm के पाइप भी पहुंचे हैं। वहीं इस घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अभी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार से एक ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है, पाइप मंगाया गया है, लेकिन उसका कार्य कब तक हो पाएगा? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जो श्रमिक जो फंसे हुए हैं टनल के भीतर, उनको बचाने का जो काम वो युद्ध स्तर पर जारी हो चुका है। हरिद्वार से जो ह्यूम पाइप यहाँ पर आने थे वो यहाँ पर देर रात पहुंच चुके थे और अब उनको फिट करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो ड्रिल मशीनें थी वो लगातार वहां पर काम कर रहा है, लेकिन चुनौती अभी भी ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन या रेस्क्यू अभियान में जो टीम जुटी हुई है उनके सामने यही है कि जिस मलबे को हटाया जा रहा है उसकी जगह पर दूसरा नया मलबा वहां पर आ रहा है। तो ऐसे में उस मलबे के बीच में उन ह्यूम पाइप को दूसरी तरफ पहुंचाना बड़े चुनौतीपूर्ण यहाँ पर लग रहा है। लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि जो विशेषज्ञों की टीम वहां पर पहुंची है उन विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर उस काम को त्वरित गति से वहां पर कर लिया जाएगा। जो मजदूर 40 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम वहां पर जल्द से जल्द शुरू हो पाएगा, क्योंकि जिन पाइपों को पहुंचना था उन पाइपों को वो वहां पर पहुंच चुके हैं। प्लान ए, बी और सी तीनों प्लानों के आधार पर इस समय वहां पर जो विशेषज्ञों की जो टीम है वो वहां पर काम कर रही है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि फिलहाल अभी तक तो जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं 40 मजदूर, उन सभी की स्थिति सुरक्षित है। किसी का कोई स्वास्थ्य अभी तक खराब नहीं हो पाया। उनको खाने पीने की जो पूर्व में जो दिक्कतें थी वो वहां पर दूर कर ली गई थी। ड्राई फ्रूट्स के जो पैकेट थे वो कल वहां पर भेज दिए गए थे। पानी भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लगातार वहां पर जारी है। इसके अलावा जो वॉकी टॉकी के जो माध्यम से जो उनसे जो बातचीत हो पा रही है उसके जरिए उन सब चीजों को काम करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ घंटे, यानी कह सकते हैं कि 8 से 10 घंटे जो होंगे वो बड़े चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि उन घंटों के भीतर प्रशासन को एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर है कि जो लोग अंदर फंसे उन तक ह्यूम पाइप पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पैच है उस पैच से पहले कह सकते हैं कि जो 50 से 60 मीटर का जो पैच था जिस पर मलबा ज्यादा आया है, उस मलबे के बीच में उन ह्यूम पाइप को ले जाने का काम वहां पर किया जा रहा है। और जो आगर मशीन है, जो आगर मशीन जो हरिद्वार से यहाँ लाई गई है, वो अगर सही रूप से अपना काम वहां पर करती है तो फिर उम्मीद है कि जो मजदूर फंसे उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। जी, यहाँ पे मशीन भी लगा दी गई है और पाइप की सहायता से मजदूरों को खाना भी पहुंचाया जा रहा है। अभी देखिए, सितंबर 2023 का वक्त दिया गया था इस टनल के पूरा करने के लिए, लेकिन अब बीच में ये सिचुएशन निकल के सामने आ गई है। ऐसे में इस टनल के निर्माण कार्य में भी अब देरी हो सकती है और ज्यादा। अभी टनल के निर्माण कार्यों में देरी की इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि जो टेक्निकल जो टीम वहां पर पहुंची है वो उन सब चीजों का अध्ययन वहां पर करेगी कि अगर बीच में अगर जहां पर जो टनल ब्रेक हुई है, जहां पर भू धसाव टनल के भीतर हुआ, वो किन कारणों के चलते वहां पर हुआ, वो बात का विषय है कि जांच में क्या कुछ निकल कर आ पाता। लेकिन फिलहाल अभी प्राथमिक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि जो प्राथमिक जो उपयुक्तता है, जो अभी सर्वप्रथम जो अभी सरकार के सामने चुनौती हुई है कि मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके बाद टनल के लिए जो विशेषज्ञों की जो टीम है वो क्या कुछ अपनी जांच रिपोर्ट में कहती है। अगर टनल के बीच का हिस्सा जहां पर भू धसा हुआ है, अगर वहां पर कमजोर स्थिति है, कमजोर चट्टान है, तो फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाना है वो किस स्तर का ट्रीटमेंट वहां पर होगा। और काम पे अगर ये कह सकते हैं कि जिस काम को त्वरित गति से वहां पर अब तक हो जाना चाहिए था, वो काम अगर उसमें देरी होती है तो फिर उसके लिए क्या कुछ कार्य योजना आगे रहने वाली है। क्योंकि काम बंद नहीं होगा, इतना जो प्रशासन यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि विकास के लिए जरूरी है कि जो इस समय माध्यम वहां पर चुने जा रहे हैं, जो विकास का रास्ता अपनाया गया वो बंद नहीं होना चाहिए। और ऐसे में अगर आधा अधूरा काम बीच में छोड़ दिया जाता है तो फिर वो प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा, सरकार के लिए भी छवि खराब करने वाला होगा। तो सरकार अब अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उन सब कामों को करती हुई नजर आ रही है।
फिलहाल जो जिंदगियां अंदर फंसी है 40 जिंदगियां, उन्हें बाहर निकालने का काम जारी है और उसके बाद इस तरीके का जो भूगर्भीय सर्वेक्षण वहां पर वैज्ञानिकों की तरफ से किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा कि काम को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और कब तक निकाला जाता है ये भी लगातार इंतजार हम कर ही रहे हैं। बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबरों में भी आपका रुख करेंगे। और उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट मंगलवार को बंद हो गए। बता दें कि कपाट अन्नकूट के पावन पर्व पर बंद होंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11:45 में कपाट बंद हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए कपाट बंद होंगे और मंदमा गंगा की उत्सव डोली मंगलवार को अपने मायके मुखी मठ मुखवा के लिए गंगोत्री धाम से प्रस्थान करेगी। अभी लगातार हमारे साथ बने हैं। अभी अब से कुछ ही देर का वक्त है जब ये कपाट बंद होने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया वो गंगोत्री धाम में शुरू हो चुकी है और आज से उत्तराखंड के जो चारों जो प्रसिद्ध धाम है उनमें से पहले धाम गंगोत्री धाम के कपाट आज यहाँ पर बंद हो जाएंगे। विधि विधान के साथ अब से कुछ देर में जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होने के बाद वो पूर्ण कर ली जाएगी। 11:15 पर कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू यहाँ पर हो चुकी है और अन्नकूट जो पर्व होता है इस पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट यहाँ पर बंद होते हैं और 22 अप्रैल से ये कह सकते हैं कि इस वर्ष जो 22 अप्रैल से चारधाम कपाट खुलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, वो उस यात्रा की समाप्ति का सिर्फ कुछ ही समय यहाँ पर बचा हुआ है। आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, कल विधिवत रूप से केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे और फिर 18 नवंबर को जो आखिरी धाम है बद्री धाम बद्री विशाल के उसके धाम के कपाट वहां पर बंद होंगे। 18 नवंबर के बाद ये कह सकते हैं कि आगामी 6 महीने के लिए जो चारधाम यात्रा होगी वो बंद हो जाएगी। अगर कोई यात्री यहाँ पर आता है तो जो शीतकालीन जो पड़ाव होंगे उन पड़ावों पर श्रद्धालु दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये समझा जा सकता है कि आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जो धामों के जो कपाट बंद होने की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस बार सरकार के लिए जो रही है, जो खुशखबरी उत्तराखंड वासियों के लिए कही जा सकती है, वो ये है कि 74 लाख यात्रियों ने चारों धामों में अपने लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया था। चारों धामों की यात्रा का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया था और 54 लाख से ज्यादा ये नहीं कह सकते कि अभी तक जो है 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा में दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आगामी जो लगभग 4 से 5 दिन का जो समय यहाँ पर बचा उस दौरान भी यात्रियों के आने का जो सिलसिला होगा और यहाँ पर होगा और ये जो यात्रियों के जो रिकॉर्ड की जो संख्या है जो इस बार पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ी है उसमें और इजाफा यहाँ पर होगा। जी और इस बार देखिए हमेशा से हुआ है जब नए साल शुरू हुआ है और उस समय चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या हमेशा से रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस बार भी यही दर्ज किया गया अब है। और अब चूंकि चारधाम यात्रा खत्म हो रही है, कपाट बंद हो रहे हैं, तो रौनक भी अब कम होती हुई नजर आएगी उत्तराखंड में। रौनक नहीं कहा जा सकता है कि कह सकते हैं कि चारों धामों के कपाट होने की जो विधि विधान जो प्रक्रिया है ये हर वर्ष यहाँ पर होती है। श्रद्धालु 6 महीने के लिए चारों धामों के इन कपाटों के खुलने के बाद दर्शन यहाँ पर करता है। उसके बाद अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर आता है, सैलानी यहाँ पर आता है, तो फिर इन देव की जो डोलियां हैं वो अपने शीतकाल का जो पड़ाव होता है वहां पर उनके दर्शन यहाँ पर कर सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये उच्च हिमालय जो क्षेत्र है उन उच्च हिमालय क्षेत्रों में इस समय बर्फबारी की प्रक्रिया वहां पर शुरू होती है, मौसम बदलना शुरू हो चुका होता है और ऐसे में जब बर्फ गिरने का तो वहां पर तापमान बड़ी तेज गति से नीचे गिरता हुआ नजर आता है। तो इसलिए विधि विधान के साथ उन धामों के कपाट वहां पर बंद होते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर कोई श्रद्धालु आता है तो शीतकालीन पड़ाव जो होते हैं वहां पर दर्शन कर सकता है। जैसे आज गंगोत्री धाम की जो डोली होगी वो मुखवा के लिए यहाँ पर रवाना हो जाएगी। जो शीतकालीन पड़ाव है माँ गंगा का मुखवा में होता है वहां पर दर्शन कर सकते हैं। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और उसके बाद अगर श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, बाबा केदारनाथ की जो डोली उसके दर्शन करना चाहते हैं, तो जो ओंकारेश्वर जो मंदिर है गुही मठ में वहां पर उसके दर्शन कर सकते हैं। जो कपाट यमुनोत्री धाम के जो बंद होंगे तो माँ यमुना के अगर दर्शन करना चाहते हैं तो खरसाली में जो यमुनोत्री में जो धाम है माँ यमुना का वहां पर दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा जब बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे तो उसके बाद जो डोली होगी, ये कह सकते हैं कि उद्धव और कुबेर जी की जो डोली होगी उसके लिए पांडुकेश्वर जो स्थान है जहाँ पर मंदिर है वहां पर उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि यात्रा चारधाम यात्रा जो तेज गति से चलती है, जो चरम पर होती है, वो अपने इस यात्रा खुलने के दौरान यहाँ पर होती है। लेकिन उसके बाद अगर श्रद्धालु आते हैं तो शीतकालीन धाम के जो पड़ाव है वहां पर दर्शन कर सकते हैं। जी
जब कपाट खुल रहे थे तो आप भी मौके से रिपोर्टिंग कर रहे थे और तब हमने देखा था किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही थी और उस समय अभी ऐसा लग रहा था कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे और बीच में कितनी जगह लैंडस्लाइड भी हुआ था बरसात वाले मौसम में। और लेकिन इसके बाद भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की संख्या दर्ज की गई है। इससे पता चलता है उत्साह और रौनक। बिल्कुल इससे एक संदेश जो देने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया था वो ये था कि सुरक्षित यात्रा का संदेश जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिया था, केंद्र के मार्गदर्शन में, केंद्र के सहयोग से इस यात्रा को सफल बनाने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा था और कोशिश यही थी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी यात्रा सुखमय हो सके, सुरक्षित यात्रा हो सके, उसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत थी। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा है। 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। 74 लाख यात्रियों ने इस बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया था। अगली बार उम्मीद की जा सकती है कि यह आंकड़ा और यहाँ पर बढ़ेगा। राज्य सरकार ने तो बाकायदा ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए अपने एक लक्ष्य निर्धारित करा है कि आगामी कुछ सालों में इस लक्ष्य को यहाँ पर और दुगुना किया जाएगा, यानी उत्तराखंड राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का स्वागत करने की तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो आगामी 1 सालों में यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार करता हुआ भी नजर आएगा और ये राज्य सरकार के लिए भी उपलब्धि होगी। साथ ही उत्तराखंड राज्य के लिए ये मैसेज कहा जा सकता है कि जो पर्यटन है और राज्य का जो पर्यटन उद्योग है वो और मजबूत होगा और जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी आर्थिकी और मजबूत होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अभय, और यही कारण है कि अभी भी उत्साह नजर उतना ही आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की और पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। मसूरी वन प्रभाग ने दिवाली के रात को चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रोड के किनारे एक पेटी रखी थी और कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो सभी लोग भाग गए और ये पेटी से एक हिमालयन वुड उल्लू बरामद किया गया। वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया और संदिग्धों की तलाश जारी है। तो उल्लू की तस्करी को लेकर भी लगातार वन विभाग एक्टिव थी और ऐसे में देखिए दिवाली की रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वन विभाग की टीम को एक उल्लू मिल चुका है और वो जो शख्स थे वो भाग निकले, उनको अब पुलिस ढूंढने का प्रयास करे, उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। दिनांक 12 की रात्रि की घटना है। इसमें एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है यहाँ कस्बा बहादुराबाद में, उसमें उनकी दीवार को तोड़कर चोरों द्वारा इनके दुकान में चोरी की गई है। इसमें मोबाइल के पार्ट्स इन लोगों द्वारा ले गए हैं ये लोग, जिसमें जैसे कि मदरबोर्ड हो गया और अन्य सामान गया है इसमें। तो हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है चोरी को और इन्वेस्टिगेशन आगे जारी कर दी है। खबर लक्सर से है, जहां अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि खनन माफियाओं द्वारा लक्सर के खास तौर भीकमपुर और भोगपुर इलाकों में रात के अंधेरे में बेखौफ होकर खनन किया जा रहा है। साथ ही बाणगंगा नदी के अलावा गंगा नदी के भी कई घाटों पर खनन माफियाओं द्वारा रेत का खनन किया जा रहा है। हालांकि अवैध खनन की बाबत ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से लगातार शिकायत की जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आंखें मूंदे बैठे हैं प्रशासनिक अधिकारी। बता दें कि खनन माफिया लगातार यहां पे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी यहां पे कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही। यही वजह है कि उनके हौसले अब बुलंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हरिद्वार के बहराबाद से एक खबर सामने आई है, जहां चोरों ने BHEL चौराहे पर बनी दुकान में दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बीती रात चोरों ने मोबाइल के दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के मोबाइल के मदरबोर्ड की चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जो चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मोबाइल की दुकान में बता दें कि चोरी की घटना को अंजाम दिया है, मदरबोर्ड वहां से चुरा ले गए हैं और ऐसे में पुलिस आगे की छानबीन में लगी हुई है। पुलिस द्वारा
सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और पुलिस कोशिश करे कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आबकारी विभाग ने एक बार फिर से खानपुर क्षेत्र में कई ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब कारोबार का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि आबकारी निरीक्षक मनोज पटियाला की अगुवाई में विभाग की टीम ने प्रहलादपुर, मदारपुर और देबू डेरा पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। तो वहीं इस दौरान तीनों जगह से कई हजार लीटर कच्चा लाइन और कई लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान अवैध शराब कारोबारी चकमा देकर बचकर भाग निकले, लेकिन आबकारी टीम ने बरामद किए गए कच्ची शराब के लाइन को मौके पर नष्ट कर दिया और मुकदमा दर्ज कर तस्करी की तलाश शुरू कर दी है। मसूरी कैंपटी रोड गडगडी खाने के पास एक कबाड़ी के गोदाम पर देर रात को आग लग गई। बता दें कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के अधिकारी और जवान आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गए। हालांकि करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत इस बात की रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं मसूरी फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि आग के स्पष्ट कारणों का पता नहीं लग पाया है, पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई पटाखा जलाता हुआ कबाड़ के गोदाम में गिर गया होगा, जिससे कबाड़ में आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम जलकर खाक हो गया। फिलहाल पूरी घटना की जांच की जा रही है। और कर्णप्रयाग में 71वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला मंगलवार से शुरू होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि मेला 14 से 20 नवंबर तक गौचर के खेल मैदान में आयोजित होगा। तो वहीं मेले में नरेंद्र सिंह नेगी, प्रियंका महर, पम्मी नवल लोक कलाकारों के कार्यक्रम रहेंगे। रुड़की में दीपावली की रात 3 जगहों पर आग की घटना घटी है, जिसको लेकर दमकल की टीम पूरी तरीके से इधर से उधर भागती रही और टीम ने आग पर काबू भी पाया। गणेश चौक के बीच एक कार में आग लगने की सूचना टीम को मिली, जहां कार में भयंकर आग लगी हुई थी। वही कार में सीएनजी किट लगी होने के कारण बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी घटना कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगने की थी, जहां घटनास्थल पर जाने के लिए रास्ता बहुत पतला था, लेकिन टीम ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। तीसरी घटना सिविल लाइन के पास घर में बिजली के मीटर में आग लगने से हुई, जिससे रसोई घर और अंदर घर में आग फैल गई, लेकिन फायर यूनिट टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर यूनिट टीम की सतर्कता के चलते शहर में घटी तीनों आग की घटनाओं पर काबू पाया गया और एक बड़ा हादसा होने से बचाया गया। हरिद्वार के पीठ बाजार में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी। दुकान की दीवार में सेंधमारी करके अंदर घुस चोरे और बता दें कि दुकान में रखे लाखों के मोबाइल फोन चुरा लिए गए। दुकान मालिक को सुबह चोरी होने ही सूचना मिली। दुकान मालिक ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चोरों को जल्द पकड़ने की बात कही जा रही है। तो मोबाइल की दुकान में चोरी हुई है, दीवार को तोड़कर घुसे हैं चोर और बता दें कि लाखों के मोबाइल फोन चुरा के चोर भाग निकले हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।